नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पेशल के इस बेहद खास एपिसोड में। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करेंगी। तमाम लोगों को उम्मीदें हैं कि उनके फायदे के ऐलान ज़रूर होने चाहिए। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक मांग देखें या एक आम टैक्स पेयर की ही मांग की क्यों ना बात कर ले। हालांकि ये एक वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की उम्मीदें बजट में ऐलानों को लेकर हमेशा से ही बड़ी रहती है। और आज हमारा जो शो है, हम पर्सनल टैक्स स्पेशल कर रहे हैं, जहां पर एक आम टैक्स पेयर की जो उम्मीदें हैं उस पर हम फोकस करेंगे और क्या कुछ निकल कर आ सकता है, क्या क्या मांगे हैं, इस पर मंथन करेंगे। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ गए हैं जो हमेशा से आप देखते आए हैं उनको बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, टैक्स पैनल के सुधीर कौशिक साहब और बैंक बाजार.com के हेमंत यार। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जब भी बजट आने को होता है, आम टैक्स पेयर की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आम टैक्स पेयर तो यही चाहता है कि थोड़े से पैसे और हाथ में आ जाए और टैक्स में कहीं ना कहीं कटौती हो जाए। अब की बार तो हमारे पास एक नया टैक्स रिजीम भी है, एक नई टैक्स व्यवस्था भी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि टैक्स स्लैब में इजाफा होने के बाद लोगों का रुझान बढ़ गया है। बहुत सारे लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था से निकलकर नई में शिफ्ट भी हो चुके हैं। लेकिन उम्मीदों की अगर हम बात करें, सुधीर जी आपके पास आऊंगी। पिछली बारी आपसे जब बात हो रही थी तो मेरे ख्याल से आपने कहा था कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव किए जाएं, उसमें हो सकता है कि कुछ बढ़ावा किया जाए। क्या ये एक पुरजोर मांग है? क्या इसकी उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, जो सरकार है ना, उसकी मंशा को समझना बहुत जरूरी होता है। उनके इरादे क्या हैं? वो टैक्स पेयर का बेस बढ़ाना चाहते हैं। टैक्स पेयर का बेस बढ़ाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। हमारे टैक्स नेट में 3-4 करोड़ के बीच में थे 2015-16 में जो टैक्स पेयर थे, अभी 8 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो टैक्स पेयर का जो नेट जो बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं एक जाल बिछाना है, वो टीडीएस के थ्रू, कभी क्रिप्टो पे, कभी कहीं और तरह से उनको पकड़ के ला रहे हैं कि भाई आप लोग इनकम कर रहे हो तो एक तो टैक्स बेस को बढ़ाना जारी रहेगा, और वो इसको रोकना गलत है। मतलब एक्चुअली लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो वो बेसिक एग्जाम्पशन नहीं बढ़ाने का जो रीजन है वो यही है, क्योंकि अगर वो बढ़ा दी तो लोग तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझना है कि लोगों की इच्छा तो अपनी जगह है, दे वांट के ये एग्जाम्पशन बढ़ जाए, लेकिन उसको उन्होंने अलग तरीके से फायदा पहुंचा दिया है। आपको 7-7.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर तो दिया। अगर आपकी इनकम है और 60-70 हजार रुपए तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना, तो उस 2.5 लाख के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको एनपीएस की डिडक्शन है, होम लोन की डिडक्शन है। इन न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड में तो बहुत सारी अलग डिडक्शन है। तो इसलिए सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम में बहुत कुछ फायदा पहुंचा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बेसिक एग्जाम्पशन को बढ़ा करके, हाँ अगर वो कुछ होगा भी तो ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए होगा। अभी न्यू टैक्स रेजिम में कुछ नई चीजें आना शायद मुश्किल है। जो जानकारी आ भी रही है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ावा देने की के लिहाज से आ रही है। और कई तरह की एक्सक्लूसिव खबरें भी हम लाते रहते हैं, तो उसी में से ये भी एक खबर है। और इसीलिए भी क्योंकि अब ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे ख्याल से लोगों को नई टैक्स रिजीम में आने के बाद थोड़ा सा कम मनमोहक लगने लग गया है। हालांकि हालांकि आपके पास निवेश के और बचत के ज़्यादा विकल्प हैं, और उसमें भी जो है एटीसी में भी काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ाने को लेकर बात सामने आ रही है, मांग है। हेमंत, आपके मुताबिक क्या यहाँ पर बढ़ावा देना जरूरी हो गया है? कविता, मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा एंड जी। ये पॉइंट जो सुधीर जी ने कहा, इस पॉइंट पर बिल्ड कर रहा है कि जी। जो टैक्स पेइंग बेस है, उनको बेसिकली कैप्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बट उनका क्या, जो ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, कई सालों से भर रहे हैं, और इस पे जो डेटा जो सजेस्ट कर रहा है, अलग-अलग स्टडीज और डेटा पॉइंट्स यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर टैक्स पेयर अभी भी ओल्ड टैक्स रेजीम पर ही हैं, और वो अपने-अपने लिए कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि कौन-सा रेजीम उनके लिए बेहतर है, ओल्ड रेजीम या न्यू रेजीम। और वो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे वो ओल्ड रेजीम पे ही रहना पसंद कर रहे हैं, और हर साल यही डेटा बाहर आ रहा है। तो शायद इस साल काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऑटोमैटिकली न्यू टैक्स रेजीम पे चले जाएँगे, क्योंकि अब वो डिफ़ॉल्ट रेजीम बन रहा है। बट इस संदर्भ में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि 2013 में आपकी जो 5 से 10 लाख की इनकम थी, उस पर 20% टैक्स लगता था। 2013 में आपकी जो 10 लाख से ज़्यादा इनकम थी, उस पर 30% टैक्स लगता था।
2013 में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि उस साल ये 20% स्लैब और 30% स्लैब्स को एनहांस किया गया था लास्ट टाइम। अब उस बात को 11 साल हो गए हैं और हम अभी भी 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स दे रहे हैं। सो इन 11 सालों में महँगाई बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली लास्ट 4-5 सालों में। और इसी बात पर हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि ये जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं हुआ है इन स्लैब्स पर, आप उसके कारण कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। और हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12.5 लाख के आसपास है, तो आप हर महीने करीब 4 साढ़े 4 हज़ार पर मंथ ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। इसमें जो न्यू टैक्स रेजिम है, दैट इज़ कमेंडेबल क्योंकि जो ज़्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन है, उनकी जो इनकम है 7.5 लाख से नीचे ही है और उनके लिए उनकी इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई है। बट उस व्यक्ति का क्या जो रिस्पॉन्सिबली अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहा है, जो निवेश कर रहा है, जिसका होम लोन है, जो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस खरीद रहा है एटीडी के अंदर और जिसने एटीसी, एटीडी वगैरह में पॉलिसीज खरीद रखे हैं, ईएलएसएस या प्रोविडेंट फंड में निवेश कर रखा है, उस व्यक्ति के लिए क्या? वो 11 साल से उतने ही टैक्स भर रहा है, 11 सालों से उतना ही ज़्यादा टैक्स भर रहा है जो मतलब एक पिछले ज़माने में जहाँ जब इन्फ्लेशन बहुत कम थी, उस ज़माने में जो टैक्स लगता था, अभी भी वही टैक्स लग रहा है उस पर। तो अगर अ, इतने सारे रिविजन्स, इतने सारे अपडेट्स के बाद भी अगर टैक्स पेयर अभी भी चाह रहा है कि वो ओल्ड टैक्स रेजिम पे ही रहे क्योंकि वो उसके लिए बेटर है, तो मेबी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब्स को भी अपडेट करना चाहिए। ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारा डायरेक्शन जो है, सारा जो मोमेंटम जो है न्यू टैक्स रेजिम की तरफ है। शायद ये नहीं होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वो नहीं हुआ है। अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट न्यू टैक्स रेजिम पे ही हो जाए तो वो भी काफ़ी है। बट ये देखने की बात है कि ये एक्चुअली क्या होता है, कविता। बिल्कुल। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम में भी टैक्स स्लैब्स पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। अच्छा सुधीर जी, अगर हम पुरानी टैक्स रेजिम में छूट के लिहाज से देखें जो एटीसी के तहत, क्योंकि इसको भी बहुत अरसे से नहीं छेड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर भी जो फ़ायदे होते हैं वो 1.5 लाख ही हैं, उनको ना ही बढ़ाया गया है और ना ही जो विकल्प है उनमें कुछ बढ़ावा किया गया है। क्या कुछ किया जा सकता है इसको और बढ़ाने के लिए? क्या ये एक मांग है? एनपीएस को लेकर मांग थी तो हमने देखा था कि एटीसी के अलावा एटीसीसी डी में भी उसको लॉन्च कर दिया गया, जहां पर आपको अतिरिक्त 50,000 रुपए का बेनिफिट तो मिलता है। लेकिन क्या ऐसी मांग या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि अगर पुराने टैक्स स्लैब में भी लोग अभी इतने ज़्यादा हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा हिम्मत ने भी दिया, तो एटीसी में ही सही लेकिन कुछ और बढ़त या इजाफा या एनपीएस को छेड़ा जा सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से जो हमारा अनुभव है, एक तो लगभग 60% लोग अभी जो हैं वो ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं। ये आफ्टर दिस ये जो हमारा चेंजेस आया है न्यू टैक्स रेजिम में लास्ट ईयर, बहुत सारे लोग गलती से भी हो गए हैं। अब उनको रिटर्न फाइल करते हुए ठीक करना होगा क्योंकि दे वर नॉट वेरी मच अवेयर कि ऐसा होगा कि बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रेजिम में चले जाएंगे। हमारे पास कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें आई कि सर ये कंपनी चेंज नहीं करने दे रही, मेरे प्रूफ नहीं ले रही है अभी क्योंकि प्रूफ सबमिशन का टाइम चल रहा है। देन वी रियलाइज कि कुछ लोगों ने ऑप्ट नहीं किया बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम था तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें आ गए हैं। वो रिटर्न फाइल जब करेंगे एक्चुअली तब डाटा आएगा क्या वो 30% है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट लोग मूव कर गए हैं क्योंकि उनकी इनकम ही कम है। दूसरा जो ये टैक्स स्लैब की बात की है हेमंत जी ने, ये इसमें एक होता है ना रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है हर चीज का ना कोई वजह होती है। अगर इन्फ्लेशन हर साल बढ़ ही रहा है, ये तो हर सरकार को भी पता है। ऐसे तो और भी डिडक्शन है जो मेडिकल वगैरह की हैं, जो बिल्कुल जरूरतमंद लोगों के ऊपर ही खर्च होता है, डिसेबिलिटी के हैं। तो वो इन्फ्लेशन वाला जो बेनिफिट है, मेरी राय तो यह है कि वो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं डाल ही देना चाहिए, जो इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है। क्योंकि क्यों हम उसको 10-10 साल तक उसी लिमिट पे छोड़ देते हैं? ऐसी बहुत सारी हैं, एक तो नहीं है। मेडिकल की तो खास तौर पे है जो एटीडीडीबी वगैरह है या एटीडीडी है। ये डिडक्शंस एक बिल्कुल जरूरी आदमी के लिए जो डिसेबिलिटी में आ गया है या उसकी फैमिली में कोई डिपेंडेंट हो गया है, उसके पास वैसे ही कमाने वाला कम है, अब उसको 50,000 रुपए पे आप 40,000 रुपए पे 10-10 साल तक छोड़ देते हो। आज वो 40,000 में उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपने सिंबॉलिक छोड़ दिया है। तो वो सिंबॉलिक चीजों को शायद उसको इन्फ्लेशन से करना, पर वो सिर्फ स्लैब्स में नहीं, ऐसा होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार को टैक्स बॉयंसी जो चल रही है वो आज 7 जो लाख करोड़ थी वो 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, 18 लाख करोड़ पहुंच चुकी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। तो बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ, एक रिटायरमेंट ऐसी चीज है जहां सरकार बाय डिफॉल्ट, मैं पिछले कुछ सालों से बार बार कह रहा हूँ, एनपीएस को और ज्यादा लुभावना बनाया जा रहा है और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है
ताकि लोग अपनी रिटायरमेंट के जो ईयर्स हैं, जो हमारी बढ़ गई है लाइफ, जो एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, हमारे जो पहले वाले लोग थे 60 के आसपास, ज्यादातर लोगों का होता था कि उनकी एज बस यहीं तक की लाइफ मानते थे, आज वो 70-80 के बीच में पहुंच गए हैं। तो कल को ये जो ईयर्स हैं और फिर मेडिकल कॉस्ट है, इसको देखते हुए एनपीएस की जो डिडक्शन है उसमें काफी कुछ सुधार हो गए, लेकिन फिर भी अभी जो उसमें जो ऑप्ट है, जैसे कि हम कहें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज एक पूरी तरह से लोगों के समझ में आने लगी है, काफी लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं और समझदारी से भी करने लगे हैं। तो ऐसे ही एनपीएस जो एक रिटायरमेंट का जो टूल है, मुझे लगता है उस पर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि 50% से ज्यादा कंपनीज ने वो एटीसीसीडी 2 की डिडक्शन दी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू, वो उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। पीएफ की आप रिटर्न्स भी कम करते जा रहे हो, उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करते जा रहे हो। एक लेवल वो भी है जो 20-25 लाख कमाता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, वो देश छोड़ के क्यों जाएगा? आप उसी को सारा टैक्स बर्डन मत दो, उसको टैक्स सेविंग की ऑप्शन भी दो। तो सारा का सारा मोदी जी की गारंटी या सरकार की गारंटी सिर्फ गरीब के लिए नहीं, टैलेंट के लिए भी होनी चाहिए। वी नीड टैलेंट ऑल्सो। वो बाहर क्यों जाएगा? और वो चला जाता है, कई बार हम एनालाइज नहीं करते हैं। तो ऐसी डिडक्शन जहां पे सेविंग भी हो रही है और उसकी रिटायरमेंट भी बेटर हो रही है, उसके लिए 50,000 की सिंबॉलिक है। नहीं, 50,000 एनपीएस में को क्या थोड़ा सा रिटायरमेंट और, प्लानिंग करेगा? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एनपीएस को और टैक्स फ्रेंडली बनाना, टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक जो बहुत समय से मांग है, और मेरे ख्याल से अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक उम्दा प्रोडक्ट होगा रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। इसके विड्रॉल पर अगर आप टैक्स को लेकर थोड़ा सा जो पेच है उसको हल्का करें या उसको हटाने के बारे में सोचें या कुछ, बिकॉज एंड में तो यही होता है कि आपने निवेश करते वक्त तो आपको टैक्स छूट मिल गई, लेकिन जब आपको उन पैसों की ज़रूरत है तो आप कंपल्सरी एन्युटी खरीद रहे हैं जो भी टैक्स्ड है। एक और चीज़ जो सुधीर जी मैं आपके पास भी लेकर आऊँगी, लेकिन हेमंत से पूछ लेती हूँ। हेमंत, इन्फ्लेशन से आपको फ़ायदा होना चाहिए या बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के चलते आपके हाथ में थोड़े पैसे आए, क्या इसी मंशा से नई टैक्स स्लैब नहीं लाई गई? क्या ये भी एक फ़ायदा नहीं है जो आपको नई टैक्स स्लैब में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है और वहाँ पर हो सकता है मांग हो कि आप कुछ और टैक्स छूट दे दें? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये एक मांग है? अगर न्यू टैक्स रेजिम में वो छूट मिल रही है तो उस छूट का स्वागत है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। हाँ। मेरा पॉइंट ये है, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद सुधीर जी व्हाट ही सेड, कि इन्फ्लेशन एडजस्टिंग बहुत जरूरी है। तो हम ये हर साल डिबेट करते हैं कि कोई स्लैब 50,000 से बढ़ा देना चाहिए या 2 लाख से बढ़ा देना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हम ये डिबेट ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं उस स्लैब को इंडेक्स कर दिया जाए ताकि वो इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से या सीआईआई डेटा के हिसाब से अपने आप बढ़ जाए। ये डिस्क्रेशन अगर हट जाए तो कितने लोगों का फायदा होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो 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 स्लैब्स हैं, 20% स्लैब और 30% स्लैब, और जो सुधीर जी ने एग्जांपल्स दिए जो मेडिकल डिडक्शंस हैं जो इतने सालों से चेंज नहीं हुए हैं, अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते तो अब तक एटलीस्ट 50% बढ़ चुके होते लास्ट 10-11 सालों में। जो 20% स्लैब है वो शायद बढ़ के अब तक 7.5 से 8 लाख हो चुका होता। जो 30% स्लैब है वो अब तक करीब 15 लाख हो चुका होता। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इनकम जो लोगों के हाथ नहीं आ रही है, जो उनको टैक्स भर के देना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा इनकम उनके बेनिफिट के लिए कितने काम आ सकती है। जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था करीब 12.5 लाख की इनकम का, उसमें आप साल का करीब 50,000 रुपया बचा सकते हैं टैक्सेस में। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो गई है, और आई एम श्योर हुई होगी, 11 सालों में इनकम्स काफी बढ़े हैं इंडिया में, तो आप अ, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये अमाउंट आप बचा सकते हैं जो आप अपने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अगर ये सारे स्लैब्स जो हैं इंडेक्स्ड हों और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से वो स्लैब्स अपग्रेड हो जाएं हर साल, और वो डिस्क्रेशन ना रहे कि बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। आई थिंक वो एक सेंसिबल अप्रोच है, कविता। बिल्कुल। सुधीर जी, और भी जो मांग आ रही है, जो भी पुरानी टैक्स रिजीम के तहत होम लोन में का फ़ायदा उठाते हैं, टैक्स छूट का फ़ायदा उठाते हैं, उसको भी बहुत पुरजोर तरीके से सामने रखा जा रहा है। काफ़ी समय से वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसके बारे में बताइए क्या क्या उम्मीदें हैं? और इसके अलावा सैलरी क्लास से अगर हम बाहर निकले तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को लेकर और प्रोफेशनल्स को लेकर, फ्रीलांसर्स को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं सुधीर जी? देखिए, जो होम लोन की डिडक्शन है उसमें एक उसको इन्होंने कहीं ना कहीं कैप कर दिया 2 लाख पे। और वो जो 2 लाख की डिडक्शन है, हम जो देखते हैं टैक्स पेयर्स का डेटा,
लगभग 15 से 20% लोग हैं जो क्लेम करते हैं। 80% से ज्यादा लोग तो होम लोन की डिडक्शन लेते ही नहीं है। हम लोग जो टैक्स का डाटा देखते हैं, तो मैं तो लोगों को कहूंगा, कर से घर बोलता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट है कि टैक्स सेविंग से ही आपका घर बन जाता है, अगर वो ठीक से इसको यूज करे पहले तो। नहीं तो वो गालिब जी का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, क्योंकि जो लोग यूज नहीं कर रहे ना, मुझे पहले शिकायत उनसे है। क्योंकि सरकार भी वहां जाती है जहां पर लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहे हो। लोग लोन लेने से ना घबराते हैं, पुरानी सोच रखते हैं, उनको लगता है कि कर्ज लेना एक मतलब गलत आदत है। इवन माई मदर वॉज नॉट हैप्पी, यार आप कर्ज लेकर के घर लोगे बेटा, पैसा ही नहीं है तो क्यों। लेकिन ये गलत है। जब आप एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करते हो, उसको शॉर्ट टर्म फंड से कभी नहीं करना चाहिए, ये फाइनेंशियल प्रूडेंस कहती है। और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो उस पर अगर 50,000 या 1 लाख की डिडक्शन बढ़ती है, उसका स्वागत है। लेकिन मैं लोगों से फिर कहूंगा, जो टैक्स पेयर्स हैं, पहले वो ज्यादा से ज्यादा एसेट बिल्ड करें। लोन लेकर के खराब चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, टाइम पर पे करने की जरूरत है। इसमें जो टैक्स जा रहा है, इससे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये जो डिडक्शन होम लोन की है वो वही मिलेगी। आप एटीसी में देखते रहोगे, जो इधर 2 लाख की छोड़ते रहोगे, तो गलत चीज तो टैक्स पेयर कर रहा है मेरी समझ से, और वो सैलरीड तो बहुत कर रहा है, और बिजनेसमैन भी कर रहा है, सब कर रहे हैं वो, क्योंकि 80% लोग नहीं क्लेम करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। तो एक तो इसके हक में हूं, और ये ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप एटीसी की तरफ मत देखो, जो मिल रहा है उसको तो यूज करो ना। दूसरा, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे लगता है टीडीएस के थ्रू सरकार बार बार कर रही है, कि नया टीडीएस आ जाता है अचानक, कभी वो क्रिप्टो पे आ गया। इसको भी ना रैशनल धीरे धीरे लाना चाहिए। आप सीधा 30% करके किसी इंडस्ट्री को हिला देते हो। पूरा गेमिंग बिजनेस जो था, पूरा क्रिप्टो जो कर रहे थे, किसी किसी के बिजनेस को इस तरह से थ्रेट करने की बजाय उसे आप प्रोग्रेसिव करो, कि भाई पहले साल 5% है, फिर 10% है, 20% है। लोगों को कहीं ना कहीं प्रिपेयर तो करो। आप अचानक से 30% लगा दिया, लोगों के बिजनेस हिल गए, वहां से जॉब ले ऑफ हो जाता है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं आप एक तरफ से स्टार्टअप कल्चर को कहते हो कि भाई नया बिजनेस आइडियाज लाओ, नई चीजें करो, और दूसरी तरफ से उसको अचानक से एक जबरदस्त लॉस देते हो। तो ये आम आदमी, जो किसी के पास बाहर से फंडिंग है, वो तो डिफरेंट है, चलो कैपिटल है। पर कुछ लोग अपना घर वर लगा करके, अपनी पूरी मतलब टाइम सही लगा बात है। करके तो उसको इन सब बिजनेस को मामलों बिल्ड कर पर रहे हो। बिल्कुल विचार करना होगा। समय थोड़ा सा कम रह गया है मेरे पास, लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर हेमंत आपने कोई लिस्ट बना रखी है मांगों की, बताइए क्या कुछ है आपके पास। कविता, मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहूंगा क्योंकि टाइम कम है। वो ये है कि क्योंकि मैं फिनटेक इंडस्ट्री से मैं पॉइंट रख रहा हूँ, और पॉइंट ये है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन लेंडिंग है, दोनों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हाल ही में काफी सारे डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशंस आए हैं जो काफी कंज्यूमर सेंट्रिक है, और उनका स्वागत है। इनमें कई कंज्यूमर सेंट्रिक मेजर्स हैं, जैसे कि की फैक्ट स्टेटमेंट, ग्रीवेंस रिट्रेसल प्रोसेस, और कूलिंग ऑफ पीरियड है, कंसेंट बेस्ड कलेक्शन, डेटा कलेक्शन है, डेटा कैसे यूज किया जा रहा है, कब तक यूज किया जाएगा, कंसेंट मैनेजमेंट। ये सब बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, और ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। बट इन इन रेगुलेशंस को इक्वली लगाया जाना चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन लैंडिंग पर। क्योंकि ये अगर ये प्लेइंग फील्ड अगर लेवल ना हो, तो एक मिक्स मैसेज जाता है कि क्या ऑफलाइन प्लेयर्स को एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है, या ऑनलाइन प्लेयर्स को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इंडिया में ज्यादातर लेंडिंग जो है ऑफलाइन होता है, और ऑनलाइन लेंडिंग जो है एक फास्ट ग्रोइंग स्पेस है। अम, इसकी बहुत ज़रूरत थी इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक क्रेडिट हंगरी कंट्री है। लोगों को कर्जे की ज़रूरत है, लोगों को पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत है, और ये हम डिमांड के डेटा में हर साल देखते आ रहे हैं। हर साल रिटेल लेंडिंग जो है 15 से 18% ग्रो कर रहा है, और ये इस ग्रोथ में कोई कमी नहीं आने वाली है। आने वाले सालों में ये ग्रोथ मेंटेन रहेगा। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट रखते हुए मैं कहूंगा कि जो प्लेइंग फील्ड है, दोनों के लिए इक्वली अप्लाई करना चाहिए, ताकि दोनों प्लेयर्स जो हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों का ही भला हो। और इसमें कंज्यूमर्स का भी फायदा है, क्योंकि आपको जो सारे जो रेगुलेटरी प्रोटेक्शंस हैं, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के लेंडर्स से मिल रहे हैं। कविता। ऑलराइट। झटपट कुछ फायदे सुधीर जी जो आपके मुताबिक मिलने चाहिए, जो बंद हो गए थे, उस सूची में कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जिनको लेकर मांग सामने आ सकती है। वैसे तो ये वोट ऑन अकाउंट है, बहुत ज़्यादा सरकार तो नहीं दे सकती या नहीं देना चाहेगी, लेकिन फिर भी इलेक्शंस है, माहौल बनाने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें, फायदे जो बंद हो गए थे, वो मिल सकते हैं सुधीर जी।
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिडक्शन था वो मुझे लगता है जेन्युइन था। आप चाहते हो ग्रीन इकोनॉमी हो, हमारा जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं आप उसको 2-3 साल के लिए करके आपने बंद कर दिया है। मुझे लगता है वो एक्सटेंशन होना चाहिए। मार्च 2023 में वो जिसने लोन नहीं लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, अब वो डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, मतलब 2024 में अगर हम ले रहे हैं तो उसको एक्सटेंड करना मेरी राय में हो सकता है कि वो ऐसा कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो टैक्स पेयर को भी कहीं ना कहीं एनकरेज करना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो एक 100 उसमें 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट थी जो अकाउंट में डिपॉजिट करते थे, मुझे काफी शक है कि वो लिमिट रिड्यूस की जाएगी, टीडीएस उसका डिडक्ट होगा उसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना गवर्नमेंट कैश को भी अभी और कम करना चाहती है। जो भी मार्केट में अभी भी कैश का बिजनेस है, मोर एंड मोर डिजिटल होना, ये शायद ऐसे कुछ है जहां पे रैशनलाइजेशन होगा, वो लिमिट कैश डिपॉजिट की कम की जाएगी मेरी राय में। ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिमिट अगर ये 1.5 लाख की फिर से रीइंस्टेट हो जाए, और एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग की भी है जो 15% जो टैक्स रेट था वो भी एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कंट्री है उसके अंदर आज की डेट में मोबाइल फोन का या किसी और चीजों का हम सुनते हैं डाटा, वो बढ़ता जा रहा है और उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट अगर है, लोअर टैक्स है, तो ही वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट होने से हमारे यहाँ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतनी स्किल्ड जो है हमारी जो ब्लू कॉलर जिसे हम कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं काम चाहिए। उससे भी हमारी बेरोजगारी भी दूर होती है, कंट्री की इकोनॉमी में, जीडीपी में, एवरीवेयर इट्स ए सर्कल। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड करना जरूरी है मेरी राय में, वो होना चाहिए। और एक है जहां ये जो सास बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जहां आपकी अकाउंटिंग को भी, आपके बिजनेस स्पेंड्स को भी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी आ रही है, फ्रॉड डिटेक्शन जल्दी हो रहा है, बिजनेसमैन इंसाइट ले रहा है और कॉम्पिटिटिव हो रहा है टू द ग्लोबल मार्केट। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर यूज करके अपने बिजनेस को और बेहतर बना रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई हो चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट्स हो, वो उनको भी कहीं एक एडिशनल बेनिफिट या बड़ी लिमिट होनी चाहिए। जैसे अभी 10 करोड़ तक की लिमिट है, जहां पर उन्होंने ऑडिट से एग्जाम्प्ट किया अगर आपके पास 95% डिजिटल पेमेंट है तो ऐसे ही कुछ छूट इनको भी मिलनी चाहिए जो पूरा बिजनेस ही डिजिटल करते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना एक वो होगा बेसिकली एनकरेजमेंट, तो वो एक्सपेंस को अलाउ करना चाहिए फुल्ली। और आई वुड से उसका 150% करके डिडक्शन दे दो आप, कि अगर आप इस तरह की इनोवेशन कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो जो बिजनेस को एफिशिएंट बना रहा है। हमारे यहाँ बिजनेसेस इतने एफिशिएंट नहीं है, एमएसएमई में जज्बा ज्यादा है, वो घर लगा देते हैं, अपना पूरा दिन लगा देते हैं, बट उतने एफिशिएंट नहीं है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो उनके पैसे की, लोन की कहीं ना कहीं और मुझे लगता है सुविधाएं बनानी चाहिए एमएसएमई के लोन के लिए भी, जितना भी है उसका जो भी डाटा अवेलेबल है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जो अभी मुझे लगता है जरूर होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। इसको इंटरिम बजट कह करके हम कहें, सरकार कर देती है। आप पिछले इंटरिम बजट को भी देखोगे, उसमें भी बड़े डिसीजन हुए थे। तो ऐसा भी कुछ यही हैरान एक होने की गुगली है। जरूरत नहीं है, करती है सरकार। बिल्कुल इसी तरह के सरप्राइजेस की उम्मीद हमें भी है, लेकिन हो पॉजिटिव सकता सरप्राइजेस की उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने पिछले इंटरिम बजट में भी देखा था कि काफ़ी कुछ नया सामने आया था। लेकिन शो के और चर्चा के आखिरी पड़ाव में मैं आ गई हूँ, और आखिर के दो सवाल हैं जो दोनों से मुझे पूछने हैं, आप दोनों से ही। हेमंत, शुरुआत में आपसे करती हूँ। आप दोनों ही न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों भी खुद निजी तौर पर टैक्स पेयर्स भी हैं, ठीक है। आप दोनों की क्या क्या मांगे हैं एक टैक्स पेयर होने के नाते? हेमंत, शुरुआत आपसे करूंगी। सो कविता, मैं अपने पहले पॉइंट पे वापस जाना चाहूँगा। वो ये है कि मैंने अपने कैलकुलेशंस किए हैं, और इतने सालों में न्यू रेजिम के आने के बाद भी मैं ओल्ड रेजिम पर ही हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। और सुधीर जी ने भी बताया कि अभी भी उनके 60% कस्टमर्स ओल्ड रेजिम पर हैं। उसका बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि न्यू रेजिम में उन्हें वो मदद नहीं मिल रही है। तो या तो आप न्यू रेजिम के स्लैब्स इतने बढ़ा दीजिए कि ऑटोमेटिकली वो सबके लिए बेहतर हो जाए, या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ओल्ड रेजिम को भी आप प्लीज कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि अ, जो ओल्ड रेजिम पर है उसका उसका होने का कारण ये है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जिसने होम लोन ले रखा है, अपने लिए एसेट बनाए हैं, जो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, जो अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड या ईएलएसएस या यूलिप्स में पैसे डाल रहा होगा। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है इतने सालों में। तो 11 साल बीत गए हैं, मौका आ गया है, प्लीज इन इन स्लैब्स को एनहांस करिए, क्योंकि ऐसा मैंने तो अपने वर्किंग लाइफ में नहीं देखा है कि 11 साल स्लैब्स एनहांस हो ही नहीं।
तो इसके कारण लोगों पर बहुत भार पड़ता है, उनके जेब से ज़्यादा पैसा जाता है। आप उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि उनके लिए इस टैक्स से बचने का कोई रास्ता नहीं है, आपको स्लैब्स ही बढ़ाने पड़ेंगे। कविता जी जी, सुधीर जी आपकी मांगे। मुझे लगता है कि जैसे कर भला तो हो भला, एक कहावत है हमारे यहाँ। कर का मतलब मैं यहाँ पे टैक्स की बात कर रहा हूँ। जब मैंने टैक्स दे दिया आपको, हाँ तो मुझे सपोज करो कि मैं बीमार हो गया हूँ या मुझे इलाज की जरूरत है, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी गारंटी गरीब के लिए है या सारी गारंटी बड़े बिजनेस के लिए है। जो मिडिल क्लास, मैं तो उसी क्लास से, आपने मेरे बारे में पूछा इसलिए बोल रहा जी हूँ। तो जी जी मुझे लगता है बिल्कुल। अगर मेरे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा धक्का लग गया किसी भी वजह से, चाहे वो हाँ आपकी टैक्स पॉलिसी से लगे, बिजनेस में लगे, या कोई और कंपटीशन से, कभी हम अगर मुझे कहीं लोन लेना होता है, नहीं जी आपने पहले पे नहीं किया, अब आपको और नहीं मिलेगा। जब कोई रियल मुसीबत में है और वो टैक्स पेयर है, आपने उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट दिया ही नहीं है, अच्छा बनने का इनाम क्या मिलता है हमको? मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छे हैं, बस वो वर्बल जैसे कहते हैं ना कि ये लोग सीधे हैं। तो वो ऐसा है कि गाय की पूजा करते हो पर उसको अच्छा खाना भी दो, उसको सड़क पे खाने के लिए मत छोड़ो। चलिए, तो अब अगला जो सवाल है, मैं आप दोनों को सीधा गद्दी पर ही बैठा देती हूँ, ठीक है। मैं भी अगर वित्त मंत्री होता, हेमंत आप वित्त मंत्री होते, तो आप किस तरह का इंटरिम बजट पेश करते? मैं सीधे-सीधे पर्सनल टैक्स के सेक्शंस में स्लैब्स को इंडेक्स कर दूँगा, जिससे वो ऑटोमैटिकली इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वो हर साल होता रहे, और मैं इसे लॉ बना दूँगा ताकि लोगों को फिर कभी कोई कंप्लेन ना हो। सुधीर जी। मैं तो लोगों को सबसे पहले तो, जिन्होंने ठीक से टैक्स पे किया हुआ है, कभी कोई बेईमानी नहीं की है, देरी नहीं की है, उनको मेडिकल की तो जरूर दे दूंगा कि एक सिक्योरिटी आपको, हमारी गारंटी है सरकार की कि आपको बीमारी की वजह से या किसी इलाज की वजह से ये दुनिया में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ऐसा होगा। दूसरा, एक कोशिश करूंगा कि किसी को लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है और फिक्स्ड इनकम चाहिए, आपने टैक्सेबल की हुई है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आते थे पहले, आपको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे भी पैसा 20 साल बाद चाहिए, सपोज करो 10 साल बाद चाहिए बच्चे की शादी के लिए, वो पैसा इतना टैक्सेबल ना करो, उसकी थोड़ी सी लिक्विडिटी की ऑप्शन के साथ दो। कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डायरेक्ट वो बेनिफिट होगा। प्लस जो लोग करना चाहते हैं फिक्स्ड इनकम में, उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये एफडी चलिए। का इंटरेस्ट पे तो जी जबरदस्त टैक्स जी लगता है, बस वो जी लोगों की मजबूरी है या जो आदत है, वो उसकी वजह से वहां पैसा लगते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट वे नहीं है सेविंग करने का लॉन्ग टर्म, सेविंग मेरी करने राय का। में। तो मैं बिल्कुल। उसको भी बेहतर करूंगा कि जो लोग हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी कहीं बेनिफिट करो। जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर एक डिडक्शन मिलती है, उसको थोड़ा और बेहतर बना दो। चलिए, तो लोक कल्याण और टैक्स पेयर की मांगे तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जहां पर सरकार को काम करने की भी ज़रूरत है, और कुछ मांगे हैं जो बहुत सालों से पूरी नहीं हुई है। देखना होगा कि एक्शन क्या होता है बजट के दिन, और एक बार फिर से आप दोनों से हम बजट के दिन भी जुड़ेंगे और जो कुछ ऐलान हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारी इस बेहद खास चर्चा में शिरकत करने के लिए। नमस्कार।